अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर जुनैद काशिफ एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सेक्शन 2, जो पूरे पुराने स्टूडेंट्स हैं हम लोग पूरा सेक्शन 2 पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नए आए हैं, नया ज्वाइन किए हैं, उनके लिए एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से सेक्शन 2 में पहले पूरा पढ़ाऊँगा आपको, और जो पुराने बच्चे हैं वो सेक्शन 2 पूरा रिवाइज़ करेंगे इस वीडियो से। ऑल राइट। और बेटा इस जैसे पहले मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगा पूरा सेक्शन 2, उसके पढ़ाने के बाद फिर मैं पास पेपर के क्वेश्चंस पे आऊँगा। पहले पूरा सेक्शन 2 पढ़ाऊँगा, उसके बाद हर टॉपिक वाइज टॉपिक टू टॉपिक पास पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपके साथ स्क्रीन पर डिस्कस करूँगा, और फिर आपके पास 2 वीक्स का टाइम होगा, वो आपने सॉल्व करके मुझे देने होंगे। ऑल राइट। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सेक्शन 2। पहले कुछ बातें समझ लें मेरी, ताकि आपको आसानी रहे, कोई मुश्किल ना आए बेटा। सो बेटा, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो समझने से पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो सेक्शन 2 है CI के अंदर, वो सेक्शन 2 बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है 1905 से और कहाँ तक चलता है 1947 तक, पाकिस्तान के पार्टीशन, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलने तक ये हमारा सेक्शन 2 पूरा चलेगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल सर हुआ कब था बेटा? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल वॉज बेसिकली अ प्रोविंस। ठीक है। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, और पार्टीशन से पहले, मतलब बंगाल को डिवाइड करने से पहले, पूरे के पूरे बंगाल पे किसका रूल था? हिंदूज़ का रूल था। हिंदूज़ के रूल से मतलब कांग्रेस का रूल था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदूज़ की पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है। तो पार्टीशन से पहले पूरे के पूरे बंगाल पे किसका रूल था बेटा? हिंदूज़ का रूल था, और हिंदूज़ की पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। ठीक है। सो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से का नाम था ईस्ट बंगाल और दूसरे हिस्से का नाम था वेस्ट बंगाल। अब ये क्यों किया, क्या हुआ, कैसे रिएक्शंस आए, देखें बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजंस कि बंगाल का पार्टीशन सर किया क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये बात याद रखिएगा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था जिसकी पॉपुलेशन थी 54 मिलियन ईस्ट बंगाल में, जिसमें से 42 मिलियन हिंदूज़ थे और 12 मिलियन मुस्लिम्स। मतलब ईस्ट बंगाल के अंदर किसकी मेजॉरिटी थी? ईस्ट बंगाल के अंदर हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी। ईस्ट बंगाल के एरिया में हिंदूज़ ज़्यादा थे। और वेस्ट बंगाल के अंदर 31 मिलियन मुस्लिम्स थे, जिसके अंदर से 18 मिलियन मुसलमान थे, और बाकी जो 13 मिलियन है वो कौन थे? हिंदूज़ थे। ठीक है। तो वेस्ट के ईस्ट के अंदर हमें ये बात समझ आ गई, ईस्ट बंगाल के अंदर हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी और वेस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। ठीक। ये इंट्रो के लिए। अच्छा बेटा, अब रीजंस क्या थे बंगाल को पार्टीशन करने के लिए? नंबर 1, इट वाज द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स फॉर दे वांटेड अ सेपरेट प्रोविंस। मुसलमानों की ये डिमांड थी कि उनको क्या चाहिए? उनको एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए जिसके अंदर वो हिंदूज से दूर रह के अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर पाएँ। नंबर 2, मुसलमान ये चाहते थे कि जो कांग्रेस की पावर है पूरे बंगाल के ऊपर से वो कट ऑफ हो, क्योंकि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश के लोगों के बारे में, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के बारे में, ब्रिटिश के लोगों के बारे में गलत बातें कर रहे थे और बंगाल के लोगों को ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे थे। तो बेसिकली ब्रिटिश और मुसलमान दोनों ये चाहते थे कि किसी तरह से जो कांग्रेस की पावर बढ़ती जा रही है बंगाल के ऊपर से, वो थोड़ी सी क्या हो जाए बेटा? कट ऑफ हो जाए। नंबर 3, ब्रिटिश ने बोला कि भाई बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है कि उसे एज अ सिंगल प्रोविंस संभालना आसान बात नहीं। ठीक है। सो ब्रिटिश क्लेम दैट बंगाल वाज टू लार्ज टू गवर्न एज अ सिंगल प्रोविंस। ब्रिटिश ने बोला कि इतना बड़ा प्रोविंस है, इसको एक हिस्से में गवर्न करना, संभालना आसान काम नहीं। तो हुआ क्या? ईस्ट बंगाल और असम का इलाका 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बंगाल को, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल और असम, इसका कैपिटल क्या बना दिया? ढाका को बना दिया। ठीक है। तो ईस्ट प्रोविंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा? असम आ जाएगा और 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी जो कि पहले वेस्ट बंगाल के एरिया में आती थी, ढाका, चिटागोंग और मेमन सिंह। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पहले वेस्ट बंगाल में आती थी, लेकिन अब किसके अंदर आएंगी? अब ये तीनों की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, ये ढाका, चिटागोंग एंड मेमन सिंह, ये तीनों की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स अब किसके अंडर आएंगी बेटा? ये डिस्ट्रिक्ट्स अब आएंगी ईस्ट बंगाल के अंदर, पहले वेस्ट में आती थी। ठीक है। तो हमें पता है 31 मिलियन जो है ना से पॉपुलेशन थी, 18 मिलियन मुस्लिम्स थे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उसका कैपिटल किसको बनाया? कैलकाटा को बनाया, और उसके अंदर पॉपुलेशन 54 मिलियन थी, हम बढ़ चुके। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि कौन खुश हुआ होगा, कौन नाराज़ हुआ होगा? क्योंकि पार्टीशन हो गया, मुसलमानों को मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट मिल गया, तो मुसलमान क्या हो गए? मुसलमान हैप्पी हो गए। ठीक है।
और हिंदूज़ क्या हो गए बेटा, हिंदूज़ गुस्सा हो गए क्योंकि हिंदूज़ की पूरी पावर थी बंगाल के ऊपर से, वो कट ऑफ हो गई, ठीक है। तो द मुस्लिम्स ग्रेटली वेलकम द पार्टीशन एंड फेल्ट हैप्पी ओवर इट बिकॉज इन द न्यूली क्रिएटेड ईस्ट प्रोविंस दे वर इन मेजॉरिटी, ठीक है। तो हमने पैसे के पढ़ा कि ईस्ट वाले एरिया में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, तो मुसलमान बहुत खुश हो गए कि भाई उनको अब पूरा का पूरा प्रोविंस मिल गया जहाँ पे वो मेजॉरिटी में और वो अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। जबकि हिंदूज़ जो थे उन्होंने बहुत वायलेंटली रिएक्ट किया, ठीक है, क्योंकि उनका एक बहुत ही प्रिविलेज पोजीशन थी कांग्रेस की, हिंदूज़ की, बंगाल के ऊपर टिल द पार्टीशन टुक प्लेस। सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में तो बहुत होल्ड था कांग्रेस का। अब एकदम से आके ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया, सारी की सारी पावर हिंदूज़ की ख़त्म कर दी, तो वो उन्होंने बहुत वायलेंटली बिहेव किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उनका स्टेटस बंगाल के ऊपर से ख़त्म हो चुका है, और उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस को, हिंदूज़ को वीक करने की साजिश है, और उन्होंने बोला कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है, ठीक है, मतलब इंडिया को, हमारे इंडिया को तोड़ रही है हिस्सों में और डिवाइड एंड रूल कर रही है, जो इनको हिंदूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हिंदूज़ ने प्रोटेस्ट करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या थी बेसिकली? स्वदेशी मूवमेंट में हिंदूज़ ने बोला कि आज से हम जितनी भी ब्रिटिश के गुड्स हैं, ब्रिटिश की चीज़ें हैं, ब्रिटिश के समझो कपड़े हो गए, ब्रिटिश के स्कूल्स हो गए, ब्रिटिश के गुड्स हो गए, ब्रिटिश की चीज़ें हो गई, तो हिंदूज़ ने बोला कि आज से हम इन सारी ब्रिटिश की चीज़ों का क्या करते हैं बेटा, बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। और हिंदूज़ ने इस पार्टीशन डे को नाम दिया द डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गम का दिन, ठीक है। तो किस तरह सेलिब्रेट, किस तरह से मनाया ये दिन का नाम क्या रखा हिंदूज़ ने? गम का दिन, ठीक है, नेशनल मॉर्निंग डे। अच्छा, लेकिन हुआ क्या 1911 के अंदर, ये 5-6 साल बाद 1905 में पार्टीशन हुआ था, एंड 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हो गया 6 साल बाद। तो सर ऐसा क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हो गया? बेटा देखिएगा, 1908 से लेके कांग्रेस लीडर्स जो है ना, यही स्टोरी फैला रहे थे कि ये ब्रिटिश जो है हमारी मदर इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमारी मदर इंडिया को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदूज़ ने एक मूवमेंट भी लॉन्च कर दी थी जो कि हमने ऊपर पढ़ी, स्वदेशी मूवमेंट। जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनका बॉयकॉट कर दिया था, और ये मुसलमानों को भी कह रहे थे कि आप भी ऐसा करो। लेकिन मुसलमान क्यों करेंगे? मुसलमान को तो उनका प्रोविंस मिल गया था अपना। कौन सा प्रोविंस मिल गया था? ईस्ट बंगाल, जहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है। Their refusal caused more agitation among the Hindus and led to Hindu-Muslim riots। जब मुसलमानों ने मना किया कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे इस स्वदेशी मूवमेंट में, तो उसकी वजह से मुसलमानों और हिंदूज़ की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे, न्यू वॉइसरॉय, और एक और पॉइंट भी इसके अंदर है कि हिंदूज़ ने उस वक्त के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट भी की थी। लॉर्ड मिंटो के ऊपर क्या की थी बेटा? असैसिनेशन अटैम्प्ट की थी, उनको मारने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से लॉर्ड हार्डिंग जो कि नए वॉइसरॉय आए थे, उन्होंने सोचा कि अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो किंग जॉर्ज ने, जो कि इंडिया विजिट कर रहे थे, उन्होंने ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिवर्सल का डिसीजन सुनाया ताज दरबार दिल्ली में, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन खुश हुआ होगा, कौन नाराज़? अब मुसलमान जो हैं वो गुस्सा हो गए, और हिंदूज़ जो हैं वो खुश हो गए, हैप्पी हो गए, क्योंकि फिर से पूरा का पूरा बंगाल किसके कंट्रोल में आ गया? हिंदूज़ के कंट्रोल में आ गया। सो द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन वाज बिटरली अपोज्ड बाय द मुस्लिम्स बट द ब्रिटिश वर नॉट टू बी मूव। लेकिन मुसलमानों की ब्रिटिश ने नहीं सुनी। तो मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो गया था कि जो मुस्लिम लीग मुसलमानों की है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। देखो, मुस्लिम लीग बनी हुई थी, मुस्लिम लीग 1906 में बन गई थी मुस्लिम्स की पार्टी, लेकिन अभी तक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी, ठीक है, ये बात याद रखना। 1906 में मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी बन गई थी, लेकिन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। तो इसके बाद 1911 में जब ये इतनी नाइंसाफ़ी हुई, मुसलमानों की नहीं सुनी गई, तो मुस्लिम्स ने बोला कि अब हमें अपनी पार्टी को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अगर हमें इंडिया में फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो मुसलमान जो हैं वो पॉलिटिकली मोर स्टेबल हो गए, मोर कॉन्शियस हो गए, ठीक है, और उनको ये बात पता लग गई कि ये ब्रिटिश को कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। सो मुसलमानों का जो फेथ है ब्रिटिश के ऊपर से वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। मुस्लिम्स ने ये भी रियलाइज़ कर लिया था कि इसके बाद अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा 1909 में आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मुसलमानों ने ये भी रियलाइज़ कर लिया था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में भी मुसलमानों को कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा? आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। नंबर 1 इज़ एक्सप्लेन वाई द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इन 1905। तो ये ऊपर आपको 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है।
इन 3 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे फॉर 7 मार्क्स। ये आपका पहला होमवर्क आ गया। एंड नंबर 2 इज़ हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, एक्सप्लेन योर आंसर। इसके अंदर पूरा पार्टीशन ऑफ बंगाल की आप स्टोरी बता रहे होंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास आती है सिमिलर डेप्यूटेशन और सिमिलर डेलीगेशन। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली सिमिलर डेप्यूटेशन जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। तो आपने ऊपर वाला पैरा जो है ना बस यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, ठीक है। तो हुआ क्या, लॉर्ड मिंटो एज्यूम द रोल ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1905, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो जो है ना इंडिया के नए वॉइसरॉय बन गए थे 1905 में, और छुट्टियाँ मनाने के लिए शिमला गए थे, जहाँ पे मुस्लिम्स का एक ग्रुप, मुस्लिम्स की एक डेलीगेशन जिनको लीड कर रहे थे सर आगा खान, लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए गए और उनसे मुसलमानों के लिए कुछ चेंजेस, कुछ लॉस, कुछ रिफॉर्म्स मांगे। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे? सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला कि मुसलमानों की जो सीट्स हैं असेंबली में, लेजिस्लेटर में, वो उनकी पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, मतलब उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इंडिया में उस वक्त कौन थे? हिंदूज़ ज़्यादा थे और मुस्लिम्स क्या थे? कम थे। तो अगर ये लोग मुसलमानों को मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स देते तो हमेशा कमी मिलती। सो ये पहली डिमांड थी मुस्लिम्स की कि मुसलमानों की जो सीट्स होनी चाहिए असेंबली में, लेजिस्लेटर में, जहाँ पे लॉज बनते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों की सीटें नहीं होनी चाहिए, वरना अगर पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों को सीटें देते तो हमेशा कमी मिलती, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया जो लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों ने डिमांड किया। नंबर 2, मुसलमानों ने बोला कि हमारी मिलिट्री में और गवर्नमेंट में जॉब्स को क्या करें, इंक्रीज़ करें, ठीक, दूसरा पॉइंट। एंड डेजिग्नेटेड सीट्स इन द कोर्ट्स, और कोर्ट में भी मुसलमानों की सीटें अलग होनी चाहिए, ठीक है। मुसलमानों की जो सबसे बेसिक डिमांड थी, प्राइमरी डिमांड थी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुसलमान अपना लीडर, अपना मुस्लिम लीडर खुद चूज़ करेंगे, ठीक है। मुसलमान हिंदू लीडर के अंडर नहीं रहेंगे, मुसलमान अपना लीडर खुद चूज़ करेंगे जो कि इलेक्शन में खड़ा होगा और वोट भी वो उसी मुस्लिम को करेंगे, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट जो है ना वो लीडर होना चाहिए, ओके बेटा। ताकि सेपरेट इलेक्टोरेट से होता ही है कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वोटेड फॉर द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, ठीक है। तो मुसलमान बंदा अपने मुस्लिम बंदे को वोट करेगा, हिंदू बंदा अपने हिंदू बंदे को वोट करेगा, तो सेपरेट इलेक्टोरेट से ही आसानी हो जाती। सो लॉर्ड मिंटो ने हमारी तकरीबन सारी डिमांड्स जो है ना मान ली थी और शिमला डेप्यूटेशन वाज अ सक्सेस। शिमला डेप्यूटेशन 1906 वाज अ सक्सेस, ठीक है। ये 4 नंबर का अब ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। सो दिस वाज शिमला डेप्यूटेशन 1906। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ इसके अंदर समझनी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की पार्टी थी, ठीक है। तो ये बनी कब थी? 1906 में ये बनी थी ड्यूरिंग द 20th एनुअल मीटिंग ऑफ द मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि नवाब सलीमुल्लाह खान के घर पे हुई थी ढाका में। नवाब वक़ारुल मुल्क जो है वो इस मीटिंग को हेड कर रहे थे। तो सब जितने भी लोग थे उन्होंने ये बोला कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने बोला कि हम मुसलमानों के लिए एक पार्टी बनाते हैं, और उनका नाम भी इन्होंने सजेस्ट किया। उसका नाम क्या होना चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली ऑन December 30, 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाइनली फाउंडेड इन ढाका। तो 1906 में मुस्लिम लीग जो है ना फाइंड आउट कर ली गई थी। अच्छा सर, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मुस्लिम लीग बनाने के रीज़न्स क्या थे। बेटा नंबर 1 रीज़न अपने पास लिखिएगा। नंबर 1 रीज़न था आर्या समाज ग्रुप, ठीक है, आर्या समाज ग्रुप। सो आर्या समाज ग्रुप कौन था? आर्या समाज ग्रुप बेसिकली एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। क्या था बेटा? एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो कि मुस्लिम्स को ज़बरदस्ती किस में कन्वर्ट कर रहा था? हिंदुइज़म में, ठीक है। तो पहला रीज़न हो गया मुस्लिम लीग बनाने का, ठीक है। ये रीज़न्स हैं फॉर क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, पहला रीज़न। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम राइट्स, मतलब हिंदूज़ और मुसलमानों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हिंदूज़ मुसलमानों पे जुल्म करते थे लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी। और ये आर्य समाज ग्रुप भी मुसलमानों को हिंदुइज़्म में कन्वर्ट कर रहा था और हम कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी ही नहीं थी। और तीसरी चीज़, शिमला डेपुटेशन जब हुई तो मुस्लिम्स को ये एहसास हुआ कि भाई अब जब लॉर्ड मिंटो ने हमारी बातें मान ली हैं तो हमारी अपनी पार्टी भी फुली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि आगे आने वाली बातें भी हमारी क्या करें, मानेंगे, ठीक है। तो इन रीज़न्स की वजह से क्या बनी थी बेटा? मुस्लिम लीग बनाई गई थी। और एक और चीज़ इसमें आप रीज़न लिखेंगे, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। रिवर्सल जब हुआ तो मुसलमानों को ये फील हुआ था कि हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी सही से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तब ही हमारी डिमांड्स जो है ना वो पूरी होंगी और हम ब्रिटिश पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली 4 रीज़न्स थे मुस्लिम लीग बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे?
नंबर वन, मुस्लिम लीग बनाने का एम ये था कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हैं, मुसलमानों की जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचे। नंबर टू, मुसलमान जो है ना रिस्पेक्ट शो करें, गुडविल का गेस्चर दें टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के सामने मुसलमान इज़्ज़त से पेश आएँ, एक अच्छा गेस्चर जाए कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी है अपनी, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गवर्नमेंट से तो वो क्लियर हो जाए, सारी यूनिटीज़ में सारी कम्युनिटीज़ में आपस में क्या हो, यूनिटी हो इंडिया में, ताकि सब अपने अपने कॉमन गोल्स रीच कर पाएँ, ठीक है। ये था मुस्लिम लीग। अब हम बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चंस मैं बिल्कुल एंड में कराऊंगा आपको, ठीक है। सारे पास पेपर के क्वेश्चन की 7 वाले भी सब की क्या थे, अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। तो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 में। अब सर ये मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे? बेटा मैं आपको बता रहा हूँ मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो बेटा मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स बेसिकली क्या थे? रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। तो क्या नए लॉज में चेंजेस लेके आए? तो 1905 में लॉर्ड मिंटो जो है ना, वो उन्होंने लॉर्ड कर्जन को रिप्लेस किया, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1905 में लॉर्ड मिंटो इंडिया के नए वाइसरॉय बन गए थे। एंड इन 1906 जॉन मॉर्ले जो है ना वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए थे, ठीक है। तो ये इसलिए इनका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। सो मॉर्ले बेसिकली ये जॉन मॉर्ले हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो बेसिकली लॉर्ड मिंटो हैं जो कि इंडिया के नए वाइसरॉय बने 1905 में। तो दे बोथ एक्नॉलेज, इन दोनों ने ये बात मानी कि इंडियंस की जो डिमांड्स हैं वो जस्टिफाइड है, कि उनकी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया है ही उन्हीं का, ठीक है। तो उन्होंने नए रिफॉर्म्स निकाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और इनका नाम क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछेगा व्हाट वाज द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, व्हाई डिड द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म फेल, या फिर वो ये बोलेगा व्हाट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, वो दोनों एक ही बात। तो इन रिफॉर्म्स में था क्या? नंबर वन इस रिफॉर्म में ये था कि इन्होंने बोला कि जो इम्पीरियल काउंसिल है, इम्पीरियल काउंसिल कैसे समझाऊँ? छोटा काउंसिल, ठीक है। तो जो इम्पीरियल काउंसिल है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की 60 सीटें और बढ़ा दें, ठीक है। मतलब कि जो अभी मेंबर नहीं हैं उनकी 60 सीटें और बढ़ा दें, जो कि मेंबर्स इंक्रीज़ हो पाए। 60 सीटें इंडिया हिंदूज़ के लिए और 60 सीटें बढ़ा दें मुसलमानों के लिए। कहाँ पे? इम्पीरियल काउंसिल में, ठीक है। मुसलमान और हिंदूज़ की दोनों की डिमांड थी कि इम्पीरियल काउंसिल में हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। तो मॉर्ले और मिंटो ने बोला कि ठीक है, हम मुसलमानों और हिंदूज़ की इम्पीरियल काउंसिल में 60 सीटें बढ़ा देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि बड़ा काउंसिल होता है उसके अंदर भी हम 60 सीटें बढ़ा देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला प्रोविंशियल जो काउंसिल होते हैं, प्रोविंस, हर प्रोविंस का जो काउंसिल होता है, तो बड़े प्रोविंसेस में 50 मेंबर्स बढ़ा देंगे और छोटे प्रोविंसेस में 30 मेंबर्स बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स हैं, मतलब ये वाले, ये जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके पास ये राइट होगा कि वो इंडिया का बजट डिस्कस करें, इंडिया की मैनेजमेंट देखें, और जितने भी ऑफिशियल मैटर्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो कि मुसलमान ने सिमिलर डेपुटेशन में भी डिमांड की थी लॉर्ड मिंटो से कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो वो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो ने इसमें भी लिख दिया कि मुसलमानों को क्या मिलेंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे, वो अपना बंदा खुद चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अच्छा, ये क्वेश्चन से हम डिस्कस एंड में करेंगे। अब हमारे पास आता है लखनऊ पैक्ट। सो लखनऊ पैक्ट क्या था? बेसिकली लखनऊ पैक्ट हुआ कब था सर? लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। बस मेरी ये बात याद रखिएगा कि मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स थे ना, इनसे हिंदूज़ तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। हिंदूज़ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और मुसलमान भी कुछ खुश थे और कुछ नहीं थे, ठीक है। तो अब लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ 1916 में कि कांग्रेस जो कि हिंदूज़ की पार्टी थी एंड मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की पार्टी थी, बेटा ये दोनों आपस में एक हो गए। क्या हो गए? ये आपस में एक हो गए अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश के। इन्होंने बोला कि अब ब्रिटिश हमारी बात मान नहीं रहा है, तो हम दोनों पार्टीज़ को मिल के ब्रिटिश पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि हमें रिफॉर्म्स दें, हमारे लिए सीटें बढ़ाएं, हमारी गवर्नमेंट में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा होल्ड ज़्यादा होना चाहिए इंडिया। सो 1916 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मतलब हिंदूज़ और मुसलमान, एक साथ हो गए किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। अच्छा अब आपने जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है, ये देखें। इन 1916, वो इंट्रो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका हमारा कोई काम नहीं है। सो इन 1916 द एनुअल सेशन ऑफ बोथ पार्टीज़ वर हेल्ड इन लखनऊ, ठीक है। सो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की एक मीटिंग हुई लखनऊ के अंदर, जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों पार्टीज़ को करीब लाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जिन्ना नेगोशिएटेड अलॉन्ग साइड अंबिका चरण
मजुमदार ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस को जो लीड कर रही थी उस वक्त उस लड़की का नाम था अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। तो जिन्ना साहब ने अंबिका से बात की और ये अग्रीमेंट हुआ कि हम लोग अब दोनों मिल के जॉइंट डिमांड्स रखेंगे, डिमांड्स रखेंगे किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में इन्होंने बोला क्या क्या? लखनऊ पैक्ट में इन्होंने बोला एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स। पहली बात तो ये बोली कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए और काउंसिल में सीट्स भी अलग होनी चाहिए, ठीक है। और ये पहले कांग्रेस ने कभी नहीं बोला था, लेकिन अब लखनऊ पैक्ट में जब दोनों पार्टी साथ आ गई तो इन्होंने बोला। और मुसलमानों को 1/3 सीट्स मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब ये है कि मुसलमानों को 33% सीट्स मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नंबर 3, बोथ पार्टीज अग्रीड that legislation affecting any community would require the support of 3/4 of the community, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी legislation, मतलब अगर कोई भी लॉ पास होना है तो कम से कम 75% ऑफ द लोग उस कम्युनिटी 75% ऑफ द लोग असेंबली के अगर उस लॉ से अग्री करेंगे तो ही वो लॉ पास होगा, वरना वो लॉ पास नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी लॉ पास करवाना है तो असेंबली में अगर 75% लोग उस लॉ से एग्री करेंगे तभी वो लॉ पास होगा, वरना नहीं होगा। द लखनऊ पैक्ट एडवोकेटेड फॉर एन इंक्रीज इन इलेक्टेड सीट्स इन द काउंसिल एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो ये पहले भी पार्लियामेंट रिफॉर्म्स में भी उन्होंने बोला था कि मुसलमानों और हिंदूज़ की सीट्स जो है काउंसिल में वो बढ़नी चाहिए और माइनॉरिटी के राइट्स को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो ये दोनों का मुस्लिम म्यूचुअल एग्रीमेंट था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट था, ठीक है। और बेसिकली इनकी डिमांड ये थी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था बेटा लखनऊ पैक्ट। अब हम आ रहे हैं ओके बेटा, तो इन रिफॉर्म्स को कहते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990। तो बेटा ब्रिटिश की ये पॉलिसी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 10 साल के बाद, हर 10 ईयर्स के बाद नए रिफॉर्म्स लेके आती थी। जैसे कि हमने देखा कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कब आए थे? 1909 में। और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए? उसके पूरे 10 साल बाद 1919 में। तो अब सर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे क्या? तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड्स ने जो चेंजेस किए, जो रिफॉर्म्स निकाले, वो ये थे कि ओके बेटा, सो नंबर 1 जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में हमारे पास रिफॉर्म है वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेटर। बेटा बाई कैमरल लेजिस्लेटर कहते किसको हैं? सुनो मेरी बात। बाई कैमरल लेजिस्लेटर का मतलब होता है 2 असेंबलीज होंगी। एक होती है अपर हाउस असेंबली। अब सर अपर हाउस असेंबली क्या होती है? अपर हाउस असेंबली का मतलब ये है कि जो कि पूरे इंडिया के मसले डील कर रही होगी। क्या बोला मैंने? कि अपर हाउस असेंबली वो है जो कि पूरे इंडिया के मसले डील कर रही होगी। एंड नंबर 2 लोअर हाउस असेंबली वो होती है जो कि प्रोविंस वाइज मसले डील कर रही होती है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो बाई कैमरल का मतलब ये है कि आज से इंडिया में 2 असेंबलीज होंगी, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस में जो लोग सेलेक्ट होंगे वो 5 साल के लिए होंगे एंड लोअर हाउस में जो लोग सेलेक्ट होंगे वो 3 साल के लिए होंगे। ये पहला मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का रिफॉर्म था। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्होंने बोला आज से डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। बेटा डायरकी सिस्टम क्या था? समझना मेरी बात को। डायरकी सिस्टम ये था कि ब्रिटिश ने बोला कि आज से इंडिया को मिल के संभालेंगे। मतलब कुछ चीज़ें ब्रिटिश संभालेगी, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स, मतलब जो ब्रिटिश के पास ही रहेंगे। और कुछ चीज़ें आज से इंडियंस संभालेंगे। इंडियंस के अंदर मुसलमान हिंदू दोनों आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ब्रिटिश ने अपने पास सारी लॉ चेंजिंग पावर्स रखी। कौन कौन सी? ब्रिटिश ने अपने पास रखा रेवेन्यू, पैसा, जस्टिस, कोर्ट, पुलिस, पावर, ठीक है, एंड प्रेस। सारी की सारी चीज़ें जितनी भी, ये देखो सारी पावरफुल चीज़ें, जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, प्रेस, ये सारी की सारी ब्रिटिश ने अपने पास रखी। और इंडियंस को, लोकल गवर्नमेंट को क्या ट्रांसफ़र किया? एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क, फॉरेस्ट। अब मुझे बताओ कि क्या इंडियंस एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क और फॉरेस्ट से कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सारी लॉ चेंजिंग पावर ब्रिटिश ने अपने पास रखी, ठीक है। तो इस डायरकी सिस्टम की वजह से इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बोला कि सारी पावर तो आपके पास है, जस्टिस आपने खुद रख लिया, पुलिस आपने खुद रख लिया, पैसे आपने खुद रख लिए, प्रेस आपने खुद रख लिया, ठीक। ये दूसरा रिफॉर्म हो गया डायरकी सिस्टम। नंबर 3, इस रिफॉर्म में भी यही बोला गया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे और सिख को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे। मतलब मुसलमान और सिख अपने अपने बंदे खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मुसलमानों के लिए इंपीरियल काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटर में कितनी सीट्स होंगी? 32 सीट्स होंगी आउट ऑफ 103, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि सारे जितने भी कोर्ट के ऑफिशियल मैटर्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं, उसके अंदर 60 मेंबर्स होंगे।
काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, उसके अंदर 108 मेंबर्स होंगे। काउंसिल ऑफ प्रिंसेस का क्या मतलब है? जहाँ पे सारी क्या होंगी? लड़कियाँ होंगी, फीमेल्स का एक काउंसिल होगा, ठीक है। इनके पास कोई पावर नहीं थी लॉ चेंजिंग, बस ऐसे ही इनको बैठाया हुआ था, 108 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आज से क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका नाम चेंज कर दिया था। और ब्रिटिश ने ये क्लेम किया कि हम लोकल्स के लिए वोटिंग राइट बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले पूरे इंडिया में सिर्फ 1% लोग वोट कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश ने इसको बढ़ा के 10% कर दिया था। ब्रिटिश ने बोला कि अब 10% आवाम जो है ना वो वोट कर सकती है। और लास्टली इन्होंने बोला कि वॉइसरॉय के पास पूरी पावर होगी कि वो कोई भी लॉ चेंज कर सकता है। तो इस बात से इंडियंस बहुत नाराज़ हुए। इंडियंस ने बोला कि वॉइसरॉय है किसका? वॉइसरॉय है ही ब्रिटिश का, मतलब सारी की सारी पावर तो आपने अपने हाथ में ही रखी हुई, हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया, ठीक है। हैंड में आपने बोल दिया कि सारी की सारी पावर वॉइसरॉय के पास होगी। वॉइसरॉय आपका अपना बंदा है ब्रिटिश, तो टेक्निकली पावर तो सारी आपके पास ही है, ठीक है। अच्छा, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस मोर बिल्स एंड अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नर्स। प्रोविंशियल गवर्नर्स मतलब हर प्रोविंस को देख रहे होंगे वो। इन 1917 अ कमेटी वॉज फॉर्म टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एवरी डिकेड, ठीक है। तो हर 10 साल बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आते थे, जैसे कि 1909 में मॉर्ले मिंटो आए, 1919 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड आए, तो ये हर 10 साल बाद जो रिफॉर्म्स आते थे इसको रिव्यू करने के लिए जो है ना एक कमेटी बनाई जाती थी। तो उस कमेटी के जो बंदे थे, हेड थे जस्टिस रोलेट, ठीक है। तो जस्टिस रोलेट ने हर चीज़ देखी कि इंडिया में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है। और दोनों पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, रोलेक्ट एक्ट ऑफ 1919 एक्सेप्ट कर लिया। रोलेक्ट एक्ट में क्या था? रोलेक्ट एक्ट में इन्होंने बोला, बेसिकली मैंने आपको ऊपर बोला कि डायरकी सिस्टम की वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि इंडियंस को कोई भी लॉ चेंजिंग पावर नहीं दी थी। इंडियंस को दिया था एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क फॉरेस्ट, कोई लॉ चेंजिंग पावर नहीं थी। तो इंडियंस ने इसके खिलाफ, डायरकी सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। फिर ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था रोलेक्ट एक्ट ऑफ 1919, जिसमें इन्होंने बोला अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब ब्रिटिश ने बोला कि अगर कोई भी बंदा प्रोटेस्ट करता हुआ दिखे या वायलेंस करता हुआ दिखे तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2, डिटेंशन विदाउट बेल। मतलब बेल होती है कि बंदा अगर जेल जाए तो पैसे देके छुड़वा लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने बोला कि बंदे की बेल भी नहीं होगी। एंड रीलोकेशन ऑर्डर्स बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको जहाँ बोलेगी वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, वहाँ पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रोलेक्ट एक्ट जस्टिस रोलेट ने निकाला था 1919 में। क्यों निकाला था? क्योंकि इंडियंस डायरकी सिस्टम के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। जिन्ना साहब को ये रिफॉर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जिन्ना साहब ने इंपीरियल काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और गांधी ने भी इसके अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट के ख़िलाफ़ एक स्ट्राइक की, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड एंटी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, मतलब ब्रिटिश ने बोला कि आज से किसी भी न्यूज़पेपर में एंटी गवर्नमेंट पब्लिकेशन नहीं होगी और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब तोड़ फोड़ भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा आया अमृतसर मैसेकर। तो अमृतसर मैसेकर क्या था? इन अमृतसर अ बैंड मीटिंग एट जालियांवाला बाग ड्रू अराउंड 20,000 पीपल। तो ब्रिटिश ने, इससे पहले ये समझिएगा कि ब्रिटिश ने पब्लिक गैदरिंग पे, मैंने आपको कहा पब्लिक गैदरिंग पे ब्रिटिश ने बैन लगाया हुआ था। पब्लिक गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ब्रिटिश ने पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगाया हुआ था। लेकिन हुआ क्या 1919 में कि अमृतसर के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख सब लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जालियांवाला बाग के अंदर अमृतसर में। जब ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने इनको प्रोटेस्ट करता हुआ दिखा तो जनरल डायर ने अपने सोल्जर्स को बोला कि इन पे स्ट्रेट फायरिंग करो। तो जनरल डायर ने जब मुसलमान, सिख और हिंदूज़ जो कि हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की तो उसकी वजह से 400 लोग मर गए और 1200 लोग क्या हो गए थे? इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी फॉर्म की गई थी। कौन सी कमेटी बेटा? हंटर कमेटी फॉर्म की गई थी कि इस इंसिडेंट को जो है ना इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जनरल डायर ने क्यों उन बंदों को मार दिया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, क्योंकि वो ब्रिटिश का अपना ही बंदा था जनरल डायर, तो उन्होंने इसको सिर्फ सस्पेंड कर दिया था और कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। ज़ाहिर है ब्रिटिश का अपना बंदा है, वो क्यों देंगे पनिशमेंट। तो बेटा ये थे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो अच्छा, खिलाफत मूवमेंट हम एंड में करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज़ से हट के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है दिल्ली प्रपोजल्स 1927। तो दिल्ली प्रपोजल्स थे क्या बेटा? 1927 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक मीटिंग बुलाई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई सब मुस्लिम लीडर्स की दिल्ली के अंदर, ताकि डिस्कस कर सकें कि हमारे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होंगे और हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में, ठीक है। तो मुसलमानों ने जो ब्रिटिश से ये डिमांड्स की थी 1927 में, इन्हें हम कहते हैं दिल्ली प्रपोजल्स, जिसमें पहली डिमांड ये थी मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की तरफ से
कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अब सर ऐसा क्यों था? बेटा ये इसलिए था क्योंकि सिंध के अंदर थी मुस्लिम मेजॉरिटी एंड बॉम्बे के अंदर थी हिंदू मेजॉरिटी। सही है। तो मुसलमान ये चाहते थे कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए ताकि मुसलमानों के पास एक अलग अपना प्रोविंस हो। नंबर 2, इन्होंने बोला कि मुसलमानों को 1/3 सीट्स चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटर में। वही वाली बात आ गई ऊपर वाली कि मुसलमानों को कम से कम कितनी सीट्स चाहिए? 33% सीट्स चाहिए। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ब्रिटिश को बोला कि अगर आप हमारी ये 2 डिमांड्स मान लेते हैं, मतलब आप अगर सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर देते हैं और मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेटर में 33% सीट्स दे देते हैं, तो हम आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे। ठीक है, आप हमारी ये 2 डिमांड्स पूरी कर दो और हम आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे।